एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। यह सांप रात होते ही कुछ समय के लिए राजकुमारी के मुंह से निकलकर जंगल की ओर चला जाता और सुबह होने से पहले फिर से उसके शरीर में लौट आता। हैरानी की बात यह थी कि न तो राजकुमारी को और न ही महल के किसी सदस्य को इस रहस्य का कोई अंदाजा था। सब यही समझते थे कि राजकुमारी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन यह सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका। राजा एक बार अनमन ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और, महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही रात के सन्नाटे में लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और एक कोने में ध्यान लगाए बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राजकुमारी के मुख से फुफकारते हुए एक भयानक सांप बाहर निकला। वह महल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। लखन स्तब्ध रह गया, मगर उसकी आंखों में अब सच्चाई की चमक थी। अंतिम पहर में जब सांप लौटा और फिर से राजकुमारी के भीतर समा गया, तब लखन जान चुका था राजकुमारी के रोग का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये अभिशप्त सांप था। सुबह लखन ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी को बचाया जा सकता है, मुझे बस एक रात और चाहिए, साथ में एक तेज तलवार और रेत से भरी एक बाल्टी। राजा ने तुरंत सब इंतजाम करवा दिया। रात आई। इस बार लखन पूरी तरह तैयार था। हाथ में नुकीली तलवार, आंखें एकटक राजकुमारी पर टिकी हुई। जैसे ही 12 बजे फिर से सांप निकला, पर इस बार उसका सामना लखन से था। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्र के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गड़ाकर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया, वैसे ही फुफकार हुआ। सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल। आज जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। सुबह राजा दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और जब उसने अपनी बेटी को स्वस्थ और मुस्कुराता पाया तो उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने लखन को गले लगाकर कहा, तुमने तो मेरी दुनिया ही लौटा दी। राजा ने उसी क्षण राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन से कर दिया। साथ ही आधा राज्य देना चाहा, मगर लखन ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने जो किया वह कर्तव्य था, सौदा नहीं। राजा ने धन और आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। जब लखन अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर अपने नगर उज्जैन पहुंचा तो पूरा परिवार हर्षोल्लास से झूम उठा और इस तरह चंद्रकला को सांप के अभिशाप से मुक्त करने वाला लखन बन गया नायक, जिसकी वीरता और विवेक की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।